आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के व्याकरण खंड से वाच्य एवं उसके भेद लेकर प्रस्तुत हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आइए चलते हैं और सबसे पहले आपके पूर्व ज्ञान हेतु कर्ता, कर्म और क्रिया की पहचान करते हैं। जब भी हमें वाच्य पहचानना होता है या वाच्य का रूपांतरण करना होता है तो हमें कर्ता पहचानना, कर्म पहचानना और क्रिया पहचानना अवश्य आना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रिया होती क्या है। क्रिया जैसे अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। क्रिया अर्थात कौन सा काम हो रहा है। काम का बोध कराने वाले शब्द क्रिया के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। सीता कविता लिखती है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है। पढ़ाने का काम हो रहा है। सीता कविता लिखती है। सीता क्या काम कर रही है? लिखती है। इसी तरह से बच्चा हंस रहा है। रमेश बाजार जा रहा है। हंस रहा है, जा रहा है। ये सब काम का बोध कराने वाले शब्द हैं। इन्हें आप साधारण भाषा में कौन सा काम हो रहा है वाक्य में, इसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप क्रिया अवश्य पहचान जाएंगे। तो वाक्य के अंतर्गत जो भी काम हो रहा है, केवल उस पद को, हमको आगे की चीज़ें नहीं उसमें ऐड करनी है, केवल उस पद को ही क्रिया कहते हैं। अब आते हैं कर्ता में। कर्ता जैसे नाम से ही समझ में आता है, कर्ता अर्थात जो काम करता है वो कर्ता, ठीक है, काम करने वाला। वही उदाहरण मैंने पुनः लिया है। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। अब ये जो पढ़ाने का काम करने वाला है वो कौन है? मैं हूँ। सीता कविता लिखती है। लिखती है, लिखने का काम करने वाला कौन है? सीता है। तो जो भी व्यक्ति काम करता है अर्थात क्रिया को अंजाम देता है, वही कर्ता होता है। ठीक है। तो कर्ता अर्थात जो काम करता है और क्रिया अर्थात जो काम किया जाता है। दोनों चीज समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं कर्म की ओर। कर्म को पहचानना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेक्निकल तरीके से हम उसे पहचान सकते हैं। जैसे क्रिया के सामने प्रश्न करें। अब आपने क्रिया पहचानना तो सीख लिया है। क्रिया के सामने प्रश्न करें, किसको या क्या। और ये प्रश्न करने पर जो उत्तर आपको मिलेगा वो उत्तर ही कर्म होगा। जैसे देखिए यही उदाहरण मैंने पुनः लिया है। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। अब आपको नहीं पता कि कर्म क्या है, तो आप क्या करेंगे? आप क्रिया तो पहचान गए हैं। क्रिया के आगे आप प्रश्न करिए। देखिए मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। पहले प्रश्न करिए किसको। ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों प्रश्नों का उत्तर मिले, आपको किसी एक का उत्तर भी मिल सकता है या दोनों के भी मिल सकते हैं। किसको पढ़ाती हूँ? तो उत्तर क्या मिला आपको? बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो क्रिया का प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है, तो बच्चों को क्या है? कर्म है। ठीक है। सीता कविता लिखती है। अब यहाँ आपने पुनः किसको प्रश्न किया, किसको लिखती है, तो ये प्रश्न सही नहीं लग रहा है। आप दूसरा प्रश्न करिए, क्या लिखती है। उत्तर क्या मिला आपको? कविता लिखती है। तो ये जो कविता शब्द है ये ही कर्म है। ठीक है। तो जैसे बच्चा खिलौने खेलता है। क्या खेलता है? खिलौने खेलता है। शिक्षक पुस्तक पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? पुस्तक। तो ये पुस्तक और खिलौने क्या है? कर्म है। तो इस तरह से पहले आप क्रिया, कर्ता और कर्म को पहचानना सीख जाएं तो आपको वाक्य पहचानना, वाच्य पहचानना आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं वाच्य का शाब्दिक अर्थ। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। बोलने का विषय। तो देखिए एमसीक्यू जब आते हैं तो उसमें इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शाब्दिक अर्थ अर्थात वाच्य शब्द का अर्थ बोलने का विषय। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया का विषय, क्रिया का विषय किसका विषय? क्रिया का विषय कर्ता है
कर्म है अथवा भाव है उसे वाच्य कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण, रमेश पुस्तक पढ़ता है। चित्र भी देख लीजिए आप, एक बालक है रमेश, वो पुस्तक पढ़ता है। आपने क्रिया पहचानना सीख लिया है। क्रिया क्या है? जो काम हो रहा है वो क्रिया है। कर्ता पहचानना आपने सीख गए, पढ़ने का काम कर रहा है रमेश, तो रमेश करता है। क्या पढ़ता है? आपने यहाँ प्रश्न किया, तो पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक कर्म है। अब यहाँ पे देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो। अब यहाँ पे क्रिया का रूप क्या है? पढ़ता है। इससे आपको ज्ञात हो रहा है कि क्रिया का विषय क्या है? कर्ता है। क्रिया किसके अनुसार है? रमेश के अनुसार है। रमेश भी पुल्लिंग है और रमेश एक वचन में है। ठीक है, इसलिए जो आप समझ सकते हैं कि जो क्रिया का रूप है वो कर्ता के अनुसार है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि क्रिया का विषय कर्ता है। दूसरे उदाहरण देखिए, रमेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब देखिए वाक्य वही है, पढ़ता है। अब यहाँ भी रमेश है, तो यहाँ पढ़ी क्यों किया? ये तो स्त्रीलिंग शब्द है। ये इसीलिए किया क्योंकि ये जो क्रिया है ये किसके अनुसार है? पुस्तक के अनुसार है। पुस्तक जो स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, स्त्रीलिंग और एक वचन है, तो कर्म के अनुसार यहाँ पर क्रिया है। ठीक है, अब आते हैं, बच्चों से नहीं दौड़ा जाता। अब ये जो क्रिया है दौड़ा जाता, ये किसके अनुसार है? क्या कर्ता के अनुसार है? बच्चों, ये तो बहुवचन है, कर्ता बहुवचन है, किंतु क्रिया कैसी है? एक वचन है। ठीक है, तो ये क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार नहीं है। और इस वाक्य में क्या दौड़ा जाता का उत्तर भी नहीं मिल रहा है, अर्थात कर्म भी यहाँ नहीं है। तो क्रिया यहाँ पे न कर्ता के अनुसार है न कर्म के अनुसार है, बल्कि वो भाव के अनुसार है। तो इस तरह से देखिए, हमने 3 उदाहरण देखे हैं। पहले उदाहरण में क्रिया कर्ता के अनुसार है, दूसरे उदाहरण में क्रिया कर्म पुस्तक के अनुसार है, और तीसरे उदाहरण में क्रिया न कर्ता के अनुसार है न कर्म के अनुसार, बल्कि भाव के अनुसार है। तो वाच्य की परिभाषा बहुत ही आसान है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा आप याद कर लीजिएगा। अब आते हैं वाच्य के भेद में। वाच्य के 3 भेद होते हैं। मुख्य रूप से यदि हम कहें तो पहला होता है कर्तवाच्य। मुख्य रूप से पहला होता है कर्तवाच्य और दूसरा होता है अकर्तवाच्य। अकर्तवाच्य, और इस अकर्तवाच्य के अंतर्गत ही कर्मवाच्य और भाववाच्य आते हैं। ठीक है, तो वाच्य के मुख्य रूप से यदि भेद कहें तो कर्तवाच्य और अकर्तवाच्य होते हैं, किंतु आपकी परीक्षा में ये 3 भेद ही पूछे जाते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसलिए हम मुख्य रूप से वाच्य के ये 3 भेद मानते हैं। तो ज़्यादा कंफ्यूज ना होए, मुख्य रूप से 2 भेद, कर्तवाच्य और अकर्तवाच्य, और अकर्तवाच्य के अंतर्गत 2 भेद हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कुल मिला के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो हम क्रम से इन तीनों भेदों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कर्तवाच्य। कर्तवाच्य आप शब्द से ही समझ सकते हैं। कर्त अर्थात जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, नाम से ही समझ जाइए। क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता का बोध हो, वह कर्तवाच्य कहलाता है। बहुत ही आसान परिभाषा है, और ये आप अभी उदाहरण में देख चुके हैं। रमेश पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्रिया का लिंग और वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, बच्चा खिलौने खेलता है। अब खेलता है क्रिया किस में है? एक वचन और पुल्लिंग में है। ठीक है, अब ये एक वचन पुल्लिंग में ये कर्ता भी है, पुल्लिंग है बच्चा और एक वचन भी है।
तो क्रिया का जो रूप है वो कर्ता के अनुसार है। कर्ता का ही लिंग और वचन क्रिया में आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, घोड़े भागते हैं। घोड़े क्या है? पुल्लिंग शब्द है। साथ ही वचन कौन सा है? बहुवचन है। घोड़े अर्थात बहुत सारे घोड़े। अब क्रिया में देखिए भागते हैं लिखा है, भागता है तो नहीं लिखा। भागते हैं अर्थात बहुवचन और पुल्लिंग, तो ये कर्ता के अनुसार क्रिया है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जिसकी भी क्रिया कर्ता के अनुसार है वो कर्तवाच्य होता है। अब इसको आप पहचानेंगे कैसे? परीक्षा में आपको वाच्य पहचानने के लिए आते हैं। तो देखिए, इन वाक्यों में बच्चा घोड़े दोनों करता है तथा वाक्यों में कर्ता की ही प्रधानता है, क्योंकि क्रिया का रूप कर्ता के अनुरूप ही है। अब कर्तवाच्य पहचानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आप कर्ता खोजें। जैसे आपने यहाँ पे खोजा बच्चा और यहाँ खोजा घोड़े, ठीक है, कर्ता खोज लिया आपने। कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा नहीं लगा है। देख लीजिए यहाँ पे कि आप बच्चा के साथ क्या बच्चा से लगा है या घोड़े से लगा है या घोड़े के द्वारा लगा है? नहीं लगा है। नहीं लगा है इसका मतलब ये कर्तवाच्य है। ठीक, ये दो चीज हो गई। अब तीसरी चीज, क्रिया सकर्मक अकर्मक दोनों हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए सकर्मक क्रिया है, क्या खेलता है? खिलौने खेलता है। सकर्मक क्रिया पहचानना बहुत आसान है। क्रिया के पहले आप प्रश्न करें क्या या किसको, यदि उत्तर मिल गया तो सकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए घोड़े भागते हैं, क्या भागते हैं? घोड़े नहीं, घोड़े कौन का उत्तर है? कौन भागते हैं? घोड़े। क्या का उत्तर यहाँ नहीं मिल रहा है, ना किसको का उत्तर मिल रहा है। तो यहाँ पे कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, इसीलिए ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो क्रिया यहाँ पे हमको कर्तवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों हो सकती है। चौथी चीज, क्रिया का लिंग एवं वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं। क्रिया का लिंग और वचन दोनों हमने देखा कर्ता के अनुसार है। तो इस प्रकार से ये चार चीजें यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप कर्तवाच्य पहचानने में कभी गलती नहीं करेंगे। सबसे आसान तो होता है ये से, द्वारा, के द्वारा ना लगा हो। आगे बढ़ते हैं कर्मवाच्य की ओर। वाच्य का दूसरा भेद वाच्य के नाम से ही स्पष्ट है। कर्म वाच्य, क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता का बोध हो, कर्म की प्रधानता, और क्रिया का रूप अर्थात क्रिया के जो लिंग है वचन है वो कर्म के अनुरूप हो, कर्ता के अनुरूप ना हो, उसे हम कर्म वाच्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। भारत पाक युद्ध में, यहाँ से देखेंगे उदाहरण, भारत पाक युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए। अब देखिए यहाँ पे आप पहले कर्ता खोजेंगे, परंतु यहाँ पर कर्ता का लोप है, ये भी एक प्रकार का वाक्य है। इसको आपको पहचानना बहुत आवश्यक है क्योंकि इससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। अब देखिए ये जो क्रिया है ये किसके अनुसार है? सैनिक। सैनिक बहुवचन है, सैनिक पुल्लिंग है, उसके अनुसार यहाँ पे क्रिया है। क्या मारे गए? सैनिक मारे गए। सैनिक क्या है? कर्म है, बहुवचन में है और पुल्लिंग है। अब यहाँ पे देखिए कर्ता का यदि लोप है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे आप अपने मन से कोई कर्ता लिख सकते हैं। जैसे भारतीय सेना द्वारा भारत पाक युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए। भारतीय सेना द्वारा, ठीक है, तो वो कर्ता क्या हो गई? भारतीय सेना होगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ अपने मन से कोई कर्ता रख सकते हैं, परंतु उसको आप उत्तर में दर्शाएंगे नहीं, वो आपके इमेजिनेशन है, कल्पना है। दूसरा उदाहरण, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। कर्ता आपने देखा छात्रों, बहुवचन में है, किंतु क्रिया क्या बहुवचन में है? नहीं है। ठीक है, नाटक प्रस्तुत, अभी क्रिया किसके अनुसार है? क्या प्रस्तुत किया जा रहा है? नाटक। नाटक कर्म है, तो नाटक के अनुसार यहाँ पे क्रिया है। नाटक एक वचन में है और पुल्लिंग है, और क्रिया भी किया जा रहा है, एक वचन और पुल्लिंग में है। ठीक है, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई। अब यहाँ देखिए पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मेरे द्वारा, तो ये मेरे तो करता है। ठीक है, तो मेरे द्वारा पढ़ी गई, ये जो पढ़ी गई क्रिया है वो किसके अनुसार है? पुस्तक के अनुसार है, क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है।
ठीक है, तो क्या पढ़ी गई? पुस्तक पढ़ी गई। तो यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया है, इसलिए ये कर्मवाच्य है। अगला वाक्य देखिए, बच्चों के द्वारा कहानियां पढ़ी गई। अब देखिए यहाँ पढ़ी गई था क्योंकि एक पुस्तक थी, यहाँ क्या है? पढ़ी गई, क्योंकि ये कहानियां बहुवचन में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हर वाक्य में जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार है, ना कि कर्ता के अनुसार। इन वाक्यों में क्रियाओं में कर्म की प्रधानता दर्शाई गई है। अब कर्मवाच्य को आप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले तो आप कर्ता खोजें। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कर्ता हमने मन से रख लिया, यहाँ देखा आपने छात्रों करता है, यहाँ देखा आपने मेरे करता है, यहाँ देखा आपने बच्चों करता है। अब देखिए दूसरी चीज, कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा लगा होगा। या तो से लगा होगा, या के लगा होगा, के द्वारा लगा होगा, या द्वारा लगा होगा। अब देखिए, छात्रों द्वारा, पुस्तक मेरे द्वारा, बच्चों के द्वारा। तो यदि द्वारा लगा है तो आप पहचान जाइए कि ये कर्तवाच्य तो है नहीं, क्योंकि कर्तवाच्य में ये तीनों चीज़ें नहीं लगती हैं। ये या तो कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। अब आपके सामने दो ऑप्शन बची, कर्मवाच्य या भाववाच्य। अब आप तीसरी चीज़ देखिए, क्रिया सकर्मक ही होगी। ये सबसे बड़ी पहचान है किसकी? कर्मवाच्य की। अब देखिए, भाववाच्य और कर्मवाच्य में ये एक ही अंतर होता है कि भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है और कर्मवाच्य नाम ही कर्म है, इसलिए सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक अर्थात कर्म के साथ। यहाँ देखिए नीले कलर से जितने भी शब्द लिखे हैं ये कर्म हैं, तो ये सब क्रियाएं जो हैं सकर्मक क्रिया हैं। तो कर्मवाच्य की पहचान है कि ये इसमें सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, क्रिया के लिंग एवं वचन प्रायः कर्म के अनुसार होंगे। अभी हमने देखा कि सभी के क्रिया के लिंग और वचन किसके अनुसार हैं? कर्म के अनुसार है। तो क्रिया के ऐसे रूप क्या कहलाते हैं? कर्मवाच्य कहलाते हैं। तो देखिए, कर्तवाच्य में आपने देखा था से, द्वारा, के द्वारा इत्यादि नहीं लगा होता है। कर्मवाच्य में ये तीनों चीजें लगी होती हैं। ठीक है, और क्रिया कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया होती है। क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होता है। आगे बढ़ते हैं भाववाच्य की तरह। भाव जैसे नाम से ही स्पष्ट है, इसमें जो क्रिया है वो भाव के अनुसार होती है। भाव अर्थात हमारी फीलिंग, हम जो महसूस कर रहे हैं। क्रिया के जिस रूप से केवल क्रिया का भाव ही जाना जाए वहाँ भाववाच्य होता है। इसमें कर्ता या कर्म की नहीं, भाव की प्रधानता होती है। तो परिभाषाएं देखिए कितनी सरल हैं। कर्तवाच्य में कर्म कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, भाववाच्य में भाव की प्रधानता। उदाहरण देखते हैं, वृद्ध माँ से चला नहीं जा सकता। ठीक है, वृद्ध माँ से चला नहीं जा सकता, घोड़े के द्वारा बैठा नहीं जाता। अब आप पहचानेंगे कैसे? क्योंकि द्वारा तो कर्मवाच्य में भी लगा था, ठीक है, से तो कर्मवाच्य में भी लगा था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? कर्ता खोजें। यहाँ पे कर्ता क्या है? वृद्ध माँ। दूसरे में कर्ता क्या है? घोड़े। कर्ता के साथ के द्वारा, द्वारा या से लगा होगा, ये से लगा हुआ है, यहाँ के द्वारा लगा हुआ है। ठीक है, तो एक चीज मिल गई। दूसरी चीज, इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अभी आपने देखा था कर्मवाच्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग होता है? सकर्मक। अब देखिए, कर्मवाच्य और भाववाच्य में मुख्य भेद यही है कि अकर्मक क्रिया भाववाच्य में, सकर्मक क्रिया कर्मवाच्य में। अब देखिए इसमें, अब अकर्मक क्रिया आप कैसे पहचानेंगे? चला नहीं जा सकता, इसके पहले प्रश्न करिए, क्या चला नहीं जा सकता या किसको चला नहीं जा सकता? आपको कोई भी उत्तर नहीं मिलता है, अर्थात यहाँ कर्म नहीं है। दूसरे में, क्या बैठा नहीं जा सकता, किसको बैठा नहीं जा सकता? कोई उत्तर आपको नहीं मिलेगा, अर्थात ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो पहली पहचान तो भाववाच्य की यही है। दूसरी चीज, प्रायः निषेधात्मक वाक्य ही भाववाच्य में प्रयोग होते हैं। यहाँ आपने देखा नहीं का प्रयोग हुआ है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। प्रायः मतलब कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, पर अक्सर जो निषेधात्मक वाक्य होते हैं वो भाववाच्य में प्रयोग होते हैं। आखिरी चीज जो बहुत ज़रूरी है, क्रिया सदैव पुल्लिंग
अन्य पुरुष एक वचन में होती है। अब देखिए, ये माँ तो स्त्रीलिंग है, परंतु यहाँ जा सकती यूज नहीं हुआ है, यहाँ जा सकता अर्थात पुल्लिंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, घोड़े पुल्लिंग है तो ठीक है, वहाँ पे पहचानने की बात नहीं है, परंतु माँ तो स्त्रीलिंग है। अन्य पुरुष क्या होता है? जैसे मैं हुआ उत्तम पुरुष, तुम हुए मध्यम पुरुष, वह हुआ अन्य पुरुष। तो वह चल नहीं सकता, वह बैठ नहीं पाता। ठीक है, तो इस तरह से अन्य पुरुष में ये क्रिया होती है। जाना का जो रूप लगा होता है वो अन्य पुरुष में होता है, एक वचन। अब यहाँ देखिए, घोड़े तो बहुवचन है, किंतु यहाँ जाते नहीं लगा है, ये एक वचन में प्रयोग हुआ है। तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग अन्य पुरुष एक वचन में होती है। इस वाक्य को आप अवश्य ध्यान रखिए, क्योंकि ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, बहुविकल्पी प्रश्न में। ये भाववाच्य की मुख्य पहचान है कि इसमें क्रिया कैसी होती है, पुल्लिंग अन्य पुरुष एक वचन में होती है, अकर्मक होती है, प्रायः निषेधात्मक वाक्य होते हैं। तो ये तीन पहचान जो है वो भाववाच्य की है। अब देखिए, आपको कुछ वाक्य पहचानने देते हैं ताकि आप पहचानना सीख जाएं। पहला वाक्य है, मैंने गृह कार्य पूरा किया। अब आप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कर्ता खोजना है। मैंने, कर्ता खोज लिया आपने। दादी कहानियाँ सुनाएंगी, कर्ता कौन है? दादी। ठीक, उसके द्वारा, यहाँ उसके करता है। हरि से, यहाँ हरि करता है। महेश से, महेश करता है। रोगी, ये करता है। ठीक, तो कर्ता पहचान लिया। से, द्वारा, के, द्वारा, ये यदि लगा है तो क्या होगा? कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य। नहीं लगा है तो क्या होगा? कर्तवाच्य। अब देखिए कहाँ कहाँ नहीं लगा है। यहाँ पे मैंने गृह कार्य पूरा किया, द्वारा के द्वारा नहीं लगा है। दादी कहानियाँ सुनाएंगी, द्वारा के द्वारा नहीं लगा है। इसमें द्वारा लगा हुआ है, इसमें से लगा हुआ है, इसमें भी से लगा हुआ है, इसमें द्वारा के द्वारा नहीं लगा है। ठीक है, आखिरी वाला अभी हम छोड़ दे रहे हैं, वो थोड़ा सा मैंने अलग वाक्य लिया है, उसे हम बाद में समझाएंगे। तो देखिए, जिसमें द्वारा के द्वारा नहीं लगा है वो क्या है? कर्तवाच्य है। ठीक है, अब जिनमें द्वारा के द्वारा लगा है उन पर आते हैं। उसके द्वारा रात में आइसक्रीम खाई गई। अब देखिए, आपको यहाँ पहचानना है भाववाच्य और कर्मवाच्य में। यदि क्रिया सकर्मक है तो कर्मवाच्य, यदि क्रिया अकर्मक है तो भाववाच्य। अब यहाँ देखिए, क्रिया है खाई जाती है। क्या खाई जाती है? आपने प्रश्न किया, उत्तर मिला आइसक्रीम, अर्थात यहाँ कर्म है। कर्म है तो ये कौन सा वाच्य हुआ? कर्मवाच्य। ठीक, अब दूसरा वाक्य दे दी, हरि से दौड़ा जाएगा। क्रिया है दौड़ा जाएगा। इसके आगे प्रश्न करिए, क्या दौड़ा जाएगा, किसको दौड़ा जाएगा? उत्तर नहीं मिलता है, अर्थात ये क्रिया अकर्मक है। अकर्मक क्रिया अर्थात भाववाच्य। ठीक, महेश से रोया जाता है। क्या रोया जाता है? कोई उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा है, अर्थात ये भी भाववाच्य, क्योंकि इसमें अकर्मक क्रिया है। रोगी को खाना दिया गया, ये तो कर्तवाच्य हम पहले ही देख चुके। ठीक है कर्तवाच्य? नहीं है, आप थोड़े कंफ्यूज, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी आपको पढ़ाते पढ़ाते। रोगी को खाना दिया गया, ये जो कर्ता, रोगी जो है कर्ता नहीं है, ये क्या है? कर्म है। किसको खाना दिया गया? रोगी को। अब यहाँ कर्ता का लोप है, जैसे नर्स द्वारा रोगी को खाना दिया गया, अर्थात यहाँ पे द्वारा भी लगा हुआ है और कर्म भी है, रोगी। तो ये कौन सा वाच्य हुआ? कर्मवाच्य हुआ। ठीक, थोड़ी देर चल लिया जाए, यहाँ कौन सी क्रिया है? चलना। क्या चल लिया जाए? किसको चल लिया जाए? कोई उत्तर प्राप्त नहीं है, अर्थात ये भाववाच्य है। तो इस प्रकार से आप आसानी से इन बातों का ध्यान रखते हुए पहचान सकते हैं कि कौन सा वाच्य। चौथी चीज बचती है कि क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार है। ठीक है, यहाँ मैंने के अनुसार था, यहाँ दादी के अनुसार था। ठीक, यहाँ आइसक्रीम के अनुसार था। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होगी। तो इस तरह से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा वाच्य है। अब इस वाच्य भेद के पश्चात हम अगली कड़ी में वाच्य रूपांतरण देखेंगे।
तो वाच्य रूपांतरण में आपके जो भी संदेह हैं वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे से वाच्य को पहचानना सीख जाएंगे। धन्यवाद।